We are talking about gravitation today. Okay. नेचर में कुछ फंडामेंटल फोर्सेस हमें दिखते हैं, कुछ फंडामेंटल फोर्सेस नेचर में हमारे रहते हैं। जैसे उनमें से एक न्यूक्लियर फोर्स होता है, ऐसे ही उन फंडामेंटल फोर्सेस में एक फोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी होता है चार्जेस की वजह से, एक फोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी होता है, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। न्यूटन ने हमें एक्सप्लेन किया, न्यूटन्स ने बताया था। उन्होंने ये देखा था कि एप्पल जो है वो अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है, तो उन्होंने कहा एप्पल अर्थ की तरफ ही यानी कि नीचे की तरफ ही क्यों फॉल करा, क्योंकि नॉलेज ये था कि ऑब्जेक्ट हमेशा उसी तरफ जाता है जिस तरफ फोर्स लगता है, और एप्पल अर्थ की तरफ गिरा, इसका मतलब एप्पल पर अर्थ ने फोर्स लगाया। तो इसका मतलब अर्थ चीज़ों पर फोर्स लगाती है, अर्थ में कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ है चीज़ों पर फोर्स लगाने की। उसके अलावा जैसे जैसे नॉलेज बढ़ी तो उनको समझ में आया कि ये देखो अर्थ जो है उसके चारों तरफ में मून घूम रहा है। मून चारों तरफ में क्यों घूम रहा है, मून ऐसा क्यों नहीं फ्लाई कर जाता, ऐसा क्यों नहीं फ्लाई कर जाता, घूम ही क्यों रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर फोर्स लग रहा है अर्थ का। इसी तरह से अर्थ भी खुद सन के चारों तरफ घूम रही है, यानी कि सन भी अर्थ पर कोई फोर्स लगा रहा है। देखो चीज़ों को सीधा चलने के लिए, गोल घुमाने के लिए हमेशा, सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए एक फोर्स लगता है। अदरवाइज आप बॉल को रोल कीजिए वो हमेशा सीधा जाएगी, लेकिन अगर कोई बॉल गोल गोल घूम रही है सर्कुलर पाथ में, मीन्स कोई फोर्स लग रहा है। तो नेचर में उनको दिख रहा है कि हम चीज़ों को छोड़ रहे हैं, अर्थ की तरफ जा रही है। हम सन को देख रहे हैं, वो अर्थ पर फोर्स लगा रहा है, अर्थ गोल घूम रही है मून पर। लेकिन नेचर में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है जिनको उन्होंने नाम दिया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और अर्थ के केस में उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कह दिया गया। ठीक है। तो एक फंडामेंटल फोर्स जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स पर हम बात कर रहे हैं, ज़्यादातर हमें दिखता है। ठीक है ना। और ये बेसिकली मास की वजह से होता है, जिसके पास मास होता है उस पर फोर्स होता है। तो दैट वाज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और अर्थ जब ये फोर्स लगाती है तो वी से दैट अर्थ इज एक्टिंग, या दिस फोर्स इज ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके। तो इस तरह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे सामने आ गया। ओके। फिर न्यूटन ने इनके बारे में और समझा और जाना, और इसकी कैलकुलेशंस करनी चाहिए, ये फोर्स आखिर कितना होता है। तो उसके लिए न्यूटन ने अपना एक बड़ा फेमस लॉ दिया, हमें यहाँ से मेनली यहाँ से स्टार्ट करना है, नोट डाउन करना है। दैट इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, gravitational force or gravitation. This law is also known as, or it is popularly known as, universal law of gravitation. Universal law of gravitation given by Newton. क्या लॉ था, स्टेटमेंट से पहले समझते हैं। न्यूटन का ये कहना था कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पे कुछ मास है, से m1 और m2, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, छोटे छोटे कोई बात नहीं, पर उनके पास मास होना ज़रूरी है। और उनके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है, अगर वो डिस्टेंस को r मान लिया जाए, तो इन दोनों के बीच में, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कह रहे हैं। तो न्यूटन का ये कहना था कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है जिन पे मासेस है m1 और m2, और उनके बीच का डिस्टेंस है r, तो जो इनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एग्जिस्ट करेगा, फर्स्ट वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मासेस के प्रोडक्ट पर। जितना दोनों मासेस m1 और m2 का प्रोडक्ट करेंगे, उतना ही फोर्स उन पे लगेगा, जितना प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा फोर्स उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, पहली बात। और दूसरा, न्यूटन का कहना था कि ये जो फोर्स है, यस, ओके, मैं एक फिर से बोलता हूँ। न्यूटन का ये कहना था कि जो भी दो ऑब्जेक्ट हैं नेचर में जिनके मासेस हमने माने हैं m1 और m2, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उसको नाम दिया गया। उनका कहना था ये फोर्स फर्स्ट तो डिपेंड करता है मासेस के प्रोडक्ट पर, दोनों के मासेस का प्रोडक्ट कीजिए उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के बीच, इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है उस पर डिपेंड करता है। दोनों चीज़ों को कंबाइन कर कर न्यूटन ने इस लॉ को कुछ इस तरह से लिखा, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म,
he gave that f is proportional to m1 into m2 divided by r square, and finally he gave f is equal to कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कोई कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ कैपिटल G लगाया गया अपॉन में आर स्क्वायर। ये न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालने का। लेकिन अभी हम ये लिखेंगे, पहले हम इसकी स्टेटमेंट नोट करते हैं। अभी आप न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में यहाँ तक लिखने के बाद इसकी एक स्टेटमेंट नोट कीजिए। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं फिर इसको लिखेंगे। लिखिए, बोलूँ मैं स्टेटमेंट? हाँ जी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आपको ऐसे लिखना है, चलिए मैं लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आपको लिखना है एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट, ये न्यूटन का लॉ था जिन्होंने दिया, इन द यूनिवर्स, every object in the universe attracts every other object, every object in the universe attracts every other object with a force, with a force which is directly proportional to, which is direct directly, मैं फिर से लिख देता हूँ, which is directly proportional to the, न्यूटन ने कहा कि हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। वो जो ऑब्जेक्ट हैं उनके मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देयर मासेस एंड, हाँ जी बोलिए। मैंने लिख, हाँ, विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, with a force which is directly proportional to, आगे मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे देखिए, product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, square of distance between them। ये न्यूटन का लॉ था। every object in the universe attract every other object, every object in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। और एक बात और लिख लेते हैं यहाँ पर, and this force acts along, this force acts along the line joining their centers, the line joining their center। ये उसकी स्टेटमेंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। सेंटर्स, यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। फिर से बोल देता हूँ, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, मैं बैक कर देता हूँ, देख लो आप, देखिए
एवरी ऑब्जेक्ट मैं फिर से स्टेटमेंट बोलता हूँ, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये फोर्स कहाँ एक्ट करता है? उस लाइन पर एक्ट करता है जो लाइन उनके सेंटर्स को ज्वाइन करती है। ओके, थोड़ा सा समझते हैं जो मैं बात कह रहा था, दोबारा सुनिए। अगर ये दो ऑब्जेक्ट हैं, न्यूटन का कहना था जिसका मास है m1, दूसरे का मास है m2, और इनके बीच का डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है r। तो न्यूटन की स्टेटमेंट ये कह रही थी कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा, नंबर वन वो तो इनके मासेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, एंड नंबर टू वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम के। अगर हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ऑन कंबाइनिंग हमें मिलता है एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं तो हमें कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ता है, एंड दैट कांस्टेंट इज g इंटू m1 इंटू m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये जो न्यूटन का लॉ था उससे ये एक फॉर्मूला हमें मिला। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। m1 और m2 तो आपको पता ही है, masses of the object number 1, masses of object number 2, r is the distance between them and f stand for force of gravitation जो उनके बीच में लग रहा है। ये g इसको एक्सप्लेन करता हूँ, नोट कीजिए। ओके, तो न्यूटन ने हमें एक लॉ दिया कि f जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है दैट इज इक्वल टू g इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। बाकी सिंबल तो समझ में आ रहा है, ये g क्या स्टैंड करता है, जरा इसको समझते हैं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडी इज गिवन बाय g इंटू m1 मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, मास ऑफ सेकेंड बॉडी अपॉन में आर स्क्वायर। m1 is the mass of first body, m2 is the mass of second body, r is the distance with them. What is g? This g is known as universal gravitational constant। ये g को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। न्यूटन ने कांस्टेंट दिया और इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, वो वैल्यू है 6 पॉइंट। बी केयरफुल, मैं स्मॉल जी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्मॉल जी एक डिफरेंट चीज़ है, हम बात करें कैपिटल जी की। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कैसे ये भी बताता हूँ। तो अगर हम इस फॉर्मूला को दोबारा से लिखना चाहें तो वी कैन ऑल्सो राइट एज बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ जी, वी कैन राइट एज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू m1 इंटू m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। ओके, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू क्या है? एक कांस्टेंट है जो एक्सपेरिमेंटली निकाली गई है। जब भी कैलकुलेशन करनी है ये वैल्यू आपको डालनी ही पड़ेगी, ये वैल्यू के बिना आंसर नहीं निकलता। ये जी की यूनिट कैसे है, जरा उसके लिए हम उसका फॉर्मूला बनाते हैं। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलने वाला है जी इंटू m1 इंटू m2 इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर, and the value of for formula for g will become f into r square upon m1 into m2 अपॉन m1 into m2। जरा यहाँ से जरा सबकी यूनिट्स देखिए। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्टेंस के लिए होता है मीटर स्क्वायर, मासिस होते हैं किलोग्राम में, तो एक मास किलोग्राम, दूसरा भी किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर। तो जी की वैल्यू आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसकी यूनिट, सॉरी, इसीलिए हमने यहाँ यूनिट लगाई थी। ये वैल्यू केवेंडिश एक एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके थ्रू निकाली गई है। अभी आपको सिर्फ समझना है, ये वैल्यू हमें यूज़ करनी है। ओके, और थोड़ा सुनिए। जैसे अभी आपने देखा F इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू, ये न्यूटन के लॉ से एक फॉर्मूला मिला हमें, अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अगर हम यहाँ से g के लिए फॉर्मूला बना रहे हैं तो g विल बिकम f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2।
अगर हम यहाँ से जी को डिफाइन करना चाहें, डेफिनेशन ऑफ जी देना चाहें, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहें, तो हम कैसे करेंगे, जी कैपिटल जी की डेफिनेशन कैसे देंगे? तो देखिए बड़ा सिंपल है। अगर हम ये बोलें कि दो ऑब्जेक्ट जिनके मासिस m1 और m2 1 kg है या 1 यूनिट है, आप सिंपलिसिटी के लिए 1 kg मान लीजिए, और उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो ये वाली वैल्यू भी 1 हो गई, आर के 1 का स्क्वायर, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो कैपिटल जी हो गया एफ के इक्वल। न्यूमेरिकली मतलब दोनों की यूनिट्स अलग हैं, फोर्स की यूनिट अलग है, उसकी यूनिट अलग है, लेकिन न्यूमेरिकली हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कैपिटल जी की। क्या लिख सकते हैं, लिखिए, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कैपिटल जी यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is numerically equal to force of gravitation between two bodies of masses 1 kg या यूनिट masses भी लिख सकते हैं, kept at a unit distance from each other, kept at a unit distance from each other। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन between two bodies of unit masses kept at unit distance from each other। This is definition of capital G आता है। So our next topic is application of Newton's law of gravitation। Newton's law of gravitation, what are its application? तो सुनिए, this law, न्यूटन का लॉ tells us about द फोर्स। ये एक्चुअली में फोर्स की बात करता है और हमें एक फोर्स के बारे में बताता है। कौन से फोर्स के बारे में? फोर्स फर्स्ट है दैट बाइंड अस टू द अर्थ। ये हमें समझाता है एक फोर्स के बारे में जो हमें अर्थ से बाइंड करके रखता है। हम अर्थ पर क्यों टिके हुए हैं? अर्थ तो लगातार गोल गोल घूम रही है बड़ी फास्ट स्पीड से, एक एंगुलर स्पीड से, तो उसके ऊपर से हमें तो हट गिर जाना चाहिए। अगर कोई चीज़ गोल गोल घूमे और आप उस पर बैठे हैं तो वो आप गिर जाएंगे, लेकिन आप क्यों चिपके रहते हैं अर्थ पर? क्योंकि अर्थ आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगा के रोक के रखती है। न्यूटन के लॉ से हमें समझ में आता है। दूसरा हमें क्यों समझ में आता है, रोटेशन ऑफ मून, सॉरी रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। मून का रेवोल्यूशन क्यों हो रहा है अर्थ के अराउंड? न्यूटन के लॉ से ही हमें समझ में आता है कि अर्थ मोस्ट रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। न्यूटन के लॉ ने ही हमें एक्सप्लेन किया कि क्यों मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, क्योंकि अर्थ उसके ऊपर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगा के रखती है, या अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, ये भी हमें समझ में आता है। थर्ड, सी में हाई टाइड्स और लो टाइड्स क्यों आते हैं? हाई एंड लो टाइड्स जो आते हैं, लो टाइड्स आर ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। क्योंकि मून जब पास आ जाता है तो वो समुद्र में जो इतना सारा पानी है जिसका इतना मास है, मून का भी मास है, तो वो हाई टाइड क्रिएट करता है। जब वो दूर चला जाता है तो वो लो टाइड्स, पानी का आगे पीछे जाना, ये भी इनके बीच में लगने वाला फोर्स एक्सप्लेन करता है। बाकी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स इजीली ऑब्जर्वेबल नहीं होता, क्योंकि इसमें ये जो कैपिटल जी की वैल्यू है ये काफ़ी छोटी वैल्यू है, नेगेटिव में वैल्यू है, तो इसलिए ये हमें बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स पे क्लियरली दिखाई देता है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर दिखाई देता है। माइक्रोस्कोपिक पर आप मुझ पर और मैं आप पर कितना लगा रहा हूँ उसकी अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे वैल्यू लेकर, तो ये काफ़ी कम फोर्स आएगा जिसको हम इजीली से ऑब्जर्व नहीं कर सकते।